नमस्कार। आज हम भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो अक्सर अनसुनी रह जाती है। एक ऐसी जगह जिसकी संस्कृति, जिसका इतिहास दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन जिसकी अपनी आवाज को, उसकी अपनी भाषा को आधिकारिक तौर पर कभी पहचाना ही नहीं गया। ये कहानी है पहचान की और मान्यता की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक शक्तिशाली दोहा है जो इस पूरे विश्लेषण की नींव रखता है। बिन भाषा रे प्रांत तो बिन देवल रो थान। जरा सोचिए इसका मतलब कि भाषा के बिना कोई भी प्रदेश ठीक वैसा ही है जैसे बिना मूर्ति का कोई मंदिर। मतलब एकदम खाली, अधूरा, बिना आत्मा के। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये वो गहरी भावना है जो बताती है कि भाषा राजस्थान के वजूद के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि क्षेत्रफल के लिहाज से भारत के सबसे बड़े राज्य की अपनी कोई मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से पूछा जा रहा है और आज हम इसी की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। जरा सोचकर देखिए, एक राज्य जो अपने विशाल आकार और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है, उसे राष्ट्रीय मंच पर गूंगा या कह लीजिए मूक माना जाता है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है कि इस इतने जीवंत प्रदेश की अपनी कोई आधिकारिक आवाज हमारे संविधान में दर्ज ही नहीं है। तो फिर इस मान्यता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? देखिए, जो कारण आधिकारिक तौर पर बताया जाता है वो है यहाँ बोली जाने वाली बोलियों की जबरदस्त विविधता। तर्क ये दिया जाता है कि भाई जब इतनी सारी अलग अलग बोलियां हैं तो किस एक को मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। और इस भाषाई विविधता को ना ये प्रसिद्ध राजस्थानी कहावत बहुत ही शानदार ढंग से बताती है। कोस कोस पर बदले पानी, तीन कोस पर बदले वाणी। मतलब जैसे कुछ किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है, वैसे ही यहाँ कुछ किलोमीटर पर लोगों के बोलने का तरीका, उनकी बोली बदल जाती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये इस क्षेत्र की जीती जागती सच्चाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विविधता सच में एक बाधा है या फिर कहानी कुछ और है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें इस बहस के बिल्कुल केंद्र में जाना होगा और एक बहुत ही जरूरी फर्क को समझना होगा, भाषा और बोली के बीच का फर्क। इस पूरी बहस का सार यहीं छिपा है, भाषा बनाम बोली। अगर हम बहुत ही सरल शब्दों में समझें तो भाषा वो होती है जिसका एक स्टैंडर्ड लिखित रूप होता है, जिसका अपना एक व्याकरण होता है, जैसे हिंदी या अंग्रेजी। वहीं बोली उसका क्षेत्रीय बोला जाने वाला रूप है। और तर्क यही दिया जाता है कि राजस्थानी में कई बोलियां तो हैं, लेकिन एक एकीकृत भाषा नहीं है। पर क्या ये तर्क पूरी कहानी बताता है? क्या इस ऊपर से दिखने वाली विविधता के नीचे कोई गहरी छिपी हुई एकता भी है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में सदियों पीछे जाना होगा और इसकी भाषाई जड़ों को खोजना होगा। ये जो भाषाई वंश वृक्ष है, ये दिखाता है कि राजस्थानी अचानक से कहीं से नहीं आ गई। इसकी जड़ें आर्य भाषा से होते हुए वैदिक संस्कृत, शौरसेनी प्राकृत और फिर गुर्जरी अपभ्रंश तक जाती हैं। और गुर्जरी अपभ्रंश उस दौर की एक प्रमुख साहित्यिक भाषा थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी और गुजराती दोनों भाषाएं निकली हैं। तो ये बात तो साफ है कि आज की सभी राजस्थानी बोलियां एक ही ऐतिहासिक परिवार का हिस्सा हैं, ठीक वैसे ही जैसे गुजराती है, जिसे एक भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है। हाँ, ये बात सही है कि विद्वानों के बीच एक छोटी सी अकादमिक बहस चलती रहती है। कुछ कहते हैं कि राजस्थानी सीधे गुर्जरी अपभ्रंश से आई, तो कुछ का मानना है कि इसका विकास नागरी अपभ्रंश से हुआ, जिससे हिंदी का विकास हुआ। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ज्यादातर भाषाविद इस बात पर सहमत हैं कि गुर्जरी अपभ्रंश ही इसकी असली जड़ है, जो इसे हिंदी से एक अलग पहचान देती है। देखिए, किसी भी बोली को भाषा का दर्जा दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा सबूत होता है, वो होती है उसकी अपनी समृद्ध लिखित परंपरा। और इस मामले में राजस्थानी का दावा बहुत मजबूत है, क्योंकि इसके पास दो शक्तिशाली साहित्यिक आत्माएं हैं, डिंगल और पिंगल। ये वो शैलियां हैं जो सदियों से इस भूमि की कहानियों को कहती आ रही हैं। तो यहाँ हम इन दो साहित्यिक शैलियों के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है डिंगल, जो पश्चिमी राजस्थान की वीर रस से भरी शुद्ध राजस्थानी शैली है। इसे चारण कवियों ने युद्ध और शौर्य के गीत गाने के लिए इस्तेमाल किया।
और दूसरी तरफ है पिंगल, जो पूर्वी राजस्थान की शैली है। ये थोड़ी नरम है, इस पर ब्रज भाषा का असर है और इसे भाट कवियों ने भक्ति और श्रृंगार के छंदों और पदों में इस्तेमाल किया। डिंगल की ताकत को महसूस करने के लिए बस ये एक पंक्ति ही काफी है। धरती मारी हूं धनी, कौन उतारे ठाकरा, उबासीहा खाल। मतलब ये धरती मेरी है, कौन है जो खड़े हुए शेर की खाल उतारने की हिम्मत कर सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वीरता, स्वाभिमान और अदम्य साहस की एक दहाड़ है, जो इस साहित्यिक परंपरा का दिल थी, जो सदियों से इन कविताओं में गूंज रही है। तो अब तक हमने देखा कि राजस्थानी की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसका साहित्य कितना समृद्ध है। अब चलिए इस भाषाई खजाने की कुछ सबसे प्रमुख बोलियों से रूबरू होते हैं और देखते हैं कि ये विविधता जमीन पर असल में कैसी दिखती है और कैसी सुनाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ी की। ये न सिर्फ सबसे बड़े इलाके में बोली जाती है, बल्कि इसे अक्सर राजस्थान की मानक या प्रतिनिधि बोली भी माना जाता है। ये इतनी प्राचीन और विकसित है कि सदियों पुराना जैन साहित्य और मीराबाई की अमर रचनाएं भी इसी में लिखी गई हैं। अब पश्चिम से निकलकर जरा राजधानी जयपुर और उसके आसपास के इलाकों की ओर चलते हैं, जहां ढूंढाड़ी बोली जाती है। अगर कोई 6 शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे, जैसे कठै जारियो छे, तो समझ जाइए कि आप ढूंढाड़ी सुन रहे हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस पर गुजराती का भी हल्का सा असर दिखाई देता है। अब चलते हैं अलवर भरतपुर क्षेत्र की ओर, जहां मेवाती बोली जाती है और ये एक बहुत ही दिलचस्प भूमिका निभाती है। ये राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के बीच एक भाषाई पुल की तरह काम करती है, जिसमें दोनों भाषाओं की मिठास और तत्व मौजूद हैं। और आखिर में राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, जो मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, वहां मालवी बोली जाती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से इस पर न सिर्फ मालवा का, बल्कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की मराठी भाषा का भी साफ असर देखने को मिलता है। और ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण थे। ये संख्या इस विविधता के असली पैमाने को दर्शाती है। 71। जी हाँ, 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान में 71 अलग-अलग बोलियां दर्ज की गईं। ये एक ही राज्य के भीतर एक ऐसा भाषाई खजाना है जो दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। एक भाषा जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, जिसका साहित्य इतना समृद्ध है और जिसकी आवाज़ें इतनी विविध और जीवंत हैं, क्या उसे कभी वो राष्ट्रीय मान्यता मिल पाएगी जिसकी वो हकदार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब राजस्थान के लोग दशकों से ढूंढ रहे हैं, और इसका जवाब शायद भविष्य की नीतियों और हमारी अपनी सांस्कृतिक प्राथमिकताओं में छिपा है।